नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का निगम है। इसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। संचालन की निगरानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की जाती है। यह देश में सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन निगम है और भारत के कच्चे तेल का लगभग 70% और इसकी प्राकृतिक गैस का लगभग 84% उत्पादन करता है। नवंबर 2010 में भारत सरकार ने ओएनजीसी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार द्वारा एक सर्वेक्षण में इसे भारत में सबसे अधिक लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रम के रूप में स्थान दिया गया था। प्लेट्स द्वारा इसे शीर्ष 250 वैश्विक ऊर्जा कंपनियों में 7वां स्थान दिया गया है। ओएनजीसी की स्थापना 14 अगस्त 1956 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह भारत के 26 तलछटी घाटियों में हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन में शामिल है और देश में 11,000 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइनों का मालिक है और उनका संचालन करता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सहायक ओएनजीसी विदेश की वर्तमान में 17 देशों में परियोजनाएं हैं। ओएनजीसी ने 8 उत्पादक भारतीय बेसिनों में से 7 की खोज की है, जिससे भारतीय बेसिनों में 7.15 बिलियन टन से अधिक हाइड्रोकार्बन का इन प्लेस ऑयल एंड गैस वॉल्यूम जुड़ गया है। इतिहास फाउंडेशन से 1956 तक। 1947 में भारत की स्वतंत्रता से पहले उत्तर पूर्वी में असम ऑयल कंपनी और अविभाजित भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अटोक ऑयल कंपनी एकमात्र तेल उत्पादक कंपनियां थीं जिनमें न्यूनतम अन्वेषण इनपुट था। भारतीय तलछटी घाटियों का बड़ा हिस्सा तेल और गैस संसाधनों के विकास के लिए अनुपयुक्त माना गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत की केंद्र सरकार ने तेजी से औद्योगिक विकास और रक्षा में इसकी रणनीतिक भूमिका के लिए तेल और गैस के महत्व को महसूस किया। नतीजन 1948 के औद्योगिक नीति वक्तव्य को तैयार करते समय देश में पेट्रोलियम उद्योग के विकास को अत्यंत आवश्यक माना गया। 1955 तक निजी तेल कंपनियां मुख्य रूप से भारत के हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज करती थी। असम में असम ऑयल कंपनी डिगबोई में तेल का उत्पादन कर रही थी और ऑयल इंडिया लिमिटेड 2 नए खोजे गए बड़े क्षेत्रों नहरकटिया और मोरान को विकसित करने में लगी हुई थी। असम पश्चिम बंगाल में इंडो स्टेनवेक पेट्रोलियम परियोजना अन्वेषण कार्य में लगी हुई थी। भारत के अन्य हिस्सों और आसपास के अपतटीय क्षेत्रों में विशाल तलछटी पथ काफ़ी हद तक बेरोजगार रहा। 1955 में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के हिस्से के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों को विकसित करने का कार्य लिया। इस उद्देश्य के साथ 1955 के अंत में तत्कालीन प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में एक तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय की स्थापना की गई थी। विभाग का गठन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूवैज्ञानिकों के एक केंद्र के साथ किया गया था। प्राकृतिक संसाधन मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उन देशों में तेल उद्योग की स्थिति का अध्ययन करने और संभावित तेल और गैस भंडार की खोज के लिए भारतीय पेशेवरों के प्रशिक्षण की सुविधा के लिए कई यूरोपीय देशों का दौरा किया। रोमानिया, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम जर्मनी के विशेषज्ञों ने बाद में भारत का दौरा किया और अपनी विशेषज्ञता के साथ सरकार की मदद की। सोवियत विशेषज्ञों ने बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना में किए जाने वाले भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय सर्वेक्षणों और ड्रिलिंग कार्यों के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की। अप्रैल 1956 में भारत सरकार ने औद्योगिक नीति संकल्प को अपनाया, जिसने खनिज तेल उद्योग को अनुसूची ए उद्योग
के बीच रखा, जिसका भविष्य का विकास राज्य की एकमात्र और अनन्य जिम्मेदारी थी। जल्द ही तेल और प्राकृतिक गैस निदेशालय के गठन के बाद यह स्पष्ट हो गया कि निदेशालय के लिए सरकार के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में अपने समिति, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के साथ कुशलतापूर्वक कार्य करना संभव नहीं होगा। इसलिए अगस्त 1956 में निदेशालय को बढ़ी हुई शक्तियों के साथ एक आयोग का दर्जा दिया गया। हालांकि यह सरकार के अधीन बना रहा। अक्टूबर 1959 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा आयोग को एक वैधानिक निकाय में बदल दिया गया, जिसने आयोग की शक्तियों को और बढ़ा दिया। अधिनियम के प्रावधानों के अधीन तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के मुख्य कार्य पेट्रोलियम संसाधनों के विकास और इसके द्वारा उत्पादित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और बिक्री के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना, बढ़ावा देना, व्यवस्थित करना और कार्यान्वित करना था। 1961 से 2000 अपनी स्थापना के बाद से ओएनजीसी देश के सीमित अपस्ट्रीम क्षेत्र को एक बड़े व्यवहार खेल मैदान में बदलने में सहायक रहा। इसकी गतिविधियां पूरे भारत में फैली हुई है और विदेशी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से फैली हुई है। अंतर्देशीय क्षेत्रों में ओएनजीसी ने न केवल असम में नए संसाधन पाए, बल्कि असम, अराकन फोल्ड बेल्ट और पूर्वी तट घाटियों में नए पेट्रोलिफेरस क्षेत्रों को जोड़ते हुए केम्बे बेसिन में नए तेल प्रांत की स्थापना की। ओएनजीसी 1970 के दशक की शुरुआत में अपतटीय चला गया है और बॉम्बे हाई के रूप में एक शामिल विशाल तेल क्षेत्र की खोज की, जिसे अब मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है। पश्चिम अपतट में विशाल तेल और गैस क्षेत्रों के बाद की खोजों के साथ इस खोज ने देश के तेल परिदृश्य को बदल दिया। इसके बाद देश में मौजूद 5 बिलियन टन से अधिक हाइड्रोकार्बन की खोज की गई। हालांकि ओएनजीसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा स्तर पर ईएनडीपी गतिविधियों में मुख्य क्षमता का विकास है। ओएनजीसी फरवरी 1994 में सार्वजनिक रूप से आयोजित कंपनी बन गई। इसकी 20% इक्विटी जनता को बेच दी गई और 80% भारत सरकार द्वारा बरकरार रखी गई। उस समय ओएनजीसी ने 48,000 लोगों को रोजगार दिया था और इसके पास अपनी अमूर्त संपत्ति के अलावा 104.34 बिलियन का भंडार और अधिशेष था। निगम की कुल संपत्ति 107.77 बिलियन किसी भी भारतीय कंपनी की तुलना में सबसे बड़ी थी। 1958 में तत्कालीन अध्यक्ष केशव देव मालवीय ने भूविज्ञान निदेशालय के मसूरी कार्यालय में कुछ भूवैज्ञानिकों के साथ एक बैठक की, जहां उन्होंने तेल उत्पादन के लिए भारतीय स्वामित्व वाली क्षमता को बढ़ाने के लिए ओएनजीसी को भारत से बाहर जाने की आवश्यकता को स्वीकार किया। एलपी माथुर और बीएस नेगी द्वारा इस कदम के समर्थन में तर्क यह था कि भारत में ओएनजीसी द्वारा की गई खोजों की तुलना में कच्चे तेल की भारतीय मांग तेजी से बढ़ेगी। मालवीय ने ओएनजीसी को फारस की खाड़ी में अन्वेषण लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए इसका अनुसरण किया। ईरान ने ओएनजीसी को 4 ब्लॉक दिए और मालवीय ने ईएनआई और फिलिप्स पेट्रोलियम से ईरान उद्यम में भागीदारी के रूप में शामिल होने का अनुरोध करने के लिए मिलान और बार्टसिवले का दौरा किया। इसके परिणाम स्वरूप गुजरात में अंकलेश्वर की खोज के तुरंत बाद 60 के दशक की शुरुआत में रोस्तम तेल क्षेत्र की खोज हुई। यह भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का विदेशों में पहला निवेश था और रोस्तम और रक्स से तेल कोचीन लाया गया था, जहां इसे फिलिप्स की तकनीकी सहायता से निर्मित एक रिफाइनरी में परिष्कृत किया गया था। 2001 से पेश करने के लिए 2003 में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अपनी विदेशी संपत्ति से संबंधित ओएनजीसी की डिवीज़न ने ग्रेटर नाइल ऑयल परियोजना में टेली सीमेन एनर्जी की 25% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। 2006 में ओएनजीसी की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए
एक स्मारक सिक्का सेट जारी किया गया था, जिसके यह केवल दूसरी भारतीय कंपनी बन गई जिसके सम्मान में ऐसा सिक्का जारी किया गया था। 2011 में ओएनजीसी ने अपतटीय गैस को संसाधित करने के लिए दहानू में 2000 एकड़ जमीन खरीदने के लिए आवेदन किया था। ओएनजीसी विदेश स्टेटोटाइल एएसए और रेप्सोल एसए के साथ 2012 में क्यूबा के उत्तरी तट पर गहरे पानी में ड्रिलिंग में लगा हुआ है। 11 अगस्त 2012 को ओएनजीसी ने घोषणा की कि उसके पास था भारत के पश्चिमी तट से दूर D1 तेल क्षेत्र में एक बड़ी तेल खोज की। तो इस क्षेत्र के उत्पादन को लगभग 12,500 बैरल प्रति दिन से 60,000 बैरल पर डे के चरम उत्पादन तक बढ़ाने में मदद करेगी। नवंबर 2012 में ओवीएल ने कजाकिस्तान में कशागन ऑयल फील्ड में कोनोकोफिलिप्स की 8.4% हिस्सेदारी लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर में हासिल करने पर सहमति व्यक्त की, जो ओएनजीसी का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। अधिग्रहण कजाकिस्तान और भारत की सरकारों और कैस्पियन सागर क्षेत्र के अन्य भागीदारों के अनुमोदन के अधीन है, जो उनके पूर्व खाली अधिकारों को माफ़ कर रहे हैं। जनवरी 2014 में ओवीएल और ऑयल इंडिया ने कुल 2.47 बिलियन डॉलर में मोजम्बिकी गैस क्षेत्र में वीडियोकॉन समूह की 10% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा किया। 2015 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने लार्सन एंड टर्बो को बेसिन विकास परियोजना के लिए 27 बिलियन का अपतटीय अनुबंध दिया। फरवरी 2016 में ओएनजीसी के बोर्ड ने राज्य के खेतों से प्रतिदिन 5.1 मिलियन मानक क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन करने के लिए कुओं की ड्रिलिंग और सतह सुविधाओं के निर्माण के लिए त्रिपुरा में 5,050 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी। 19 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने ओएनजीसी द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अधिग्रहण को मंजूरी दी।